सुप्रभात, नमस्कार, बंधन बच्चों। आज क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस भाग अ समकालीन विश्व राजनीति। हम लोग समकालीन विश्व राजनीति का जो है विषय सूची देख लेते हैं। पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला चैप्टर में शीत युद्ध का दौर है, द्विध्रुवीयता का अंत, समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा, पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन, और नवा चैप्टर है वैश्वीकरण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सभी का जो है भाग अ जो है, इससे एकदम आपको जो है 50 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। अब उसमें से जो है आप सभी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो है शीत युद्ध का दौर, है ना। अब शीत युद्ध का दौर हम लोग को देखना है कि कैसे हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि चैप्टर जो है आपका ये होता है चैप्टर आपका स्टार्ट, शीत युद्ध का दौर, ठीक है ना। अब शीत युद्ध के दौर में कौन कौन जो है मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर है, यानी इस अध्याय के मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के कारण, दो शक्ति गुटों का उदय, शीत युद्ध के दायरे, शीत युद्ध का मुख्य विवाद, द्विध्रुवीयता को चुनौती, है ना। पूरी दुनिया जो है दो गुटों में बटा हुआ था, उसके सामने किन किन चुनौतियों को सामना करना पड़ा। फिर है गुट निरपेक्ष आंदोलन, फिर है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, और अंतिम क्षण में हम लोग पढ़ेंगे, प्रश्न का अभ्यास करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब आगे देख सकते हैं शीत युद्ध क्या है। तो बच्चों इतना दिमाग में आप सभी को रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो तनाव उत्पन्न हुई थी, है ना, उसी को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। साथ ही आपको बच्चों शीत युद्ध जानना है कि शीत युद्ध का दौर जो चला था दूसरा विश्व युद्ध के बाद 1945 से लेकर 1991 के बीच जो है शीत युद्ध का दौर चला था, ठीक है ना। अब हम लोगों को ये देखना है कि शीत युद्ध राष्ट्रों के बीच तनाव की एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपने को शक्तिशाली और दूसरे को कमजोर बनाने के लिए उग्र और नरम सभी प्रकार के कूटनीतिक दांवपेच खेलता रहता है ना। जो बड़े महाशक्ति देश हैं अपने आप को शक्तिशाली और दूसरे को कमजोर दिखाने के चक्कर में जो दांवपेच खेलता रहता है, इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की वह स्थिति थी जिसमें दोनों पक्ष शांतिपूर्ण न्याय संबंध रखते हुए भी परस्पर शत्रु भाव रखते थे तथा सशस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों से एक दूसरे की दुर्बल करने का निरंतर प्रयत्न करते थे। देखिए यहाँ पर जो है शीत युद्ध शब्द जो है सबसे पहले बर्नार्ड बारूच ने लेकर आया था और पूरी दुनिया में जो है प्रचार प्रोफेसर लिपमैन, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिपमैन ने प्रचारित किया। अब ये जानना है कि शीत युद्ध एक्चुअली में जो था वो लड़ाई नहीं थी, वो जो है सिर्फ क्या था, दांव पेच खेला जा रहा था है ना। और शांतिपूर्ण से, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है आपस में युद्ध लोग कर रहे थे, ठीक है ना, और शत्रु भाव रखते थे, लेकिन एक्चुअली में जो है सशस्त्र और सैनिक का जो है आपस में भिड़ंत नहीं हुई थी। अब यहाँ पर आगे हम लोग डिफिनेशन कुछ पॉलिटिशियन का हम लोग देखेंगे। यहाँ बोल रहा है जोसेफ फ्रैंकल, ये क्या कहते हैं, बोले शीत युद्ध को दो बड़े राज्यों के बीच विद्यमान गहरी प्रतियोगिता अर्थात चालों तथा प्रतिचालों को जो सिलसिला माना जा सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं केपी, यहाँ पर देख सकते हैं केपीएस मेनन का डिफिनेशन क्या कहता है कि शीत युद्ध जैसा कि विश्व ने अनुभव किया, दो विचारधाराओं की लड़ाई थी, दो पद्धतियों की लड़ाई थी, दो गुटों, दो राज्यों, और जब वो अपनी पराकाष्ठा पर था, नहीं कह सकते हैं एकदम पूरा मजबूती स्थिति में था, तो दो व्यक्तियों के बीच संघर्ष था,
दो विचारधाराएं थी जिसको पूंजीवाद और साम्यवाद का नाम दिया जाता है। दो पद्धति थी, बर्जुआ लोकतंत्र यानी अमेरिका के अंदर जो था बर्जुआ लोकतंत्र था और सोवियत संघ के अंतर्गत जो है सर्वहारा तानाशाही था। ये देखिए, ये जो सर्वहारा जो है तानाशाही जो है सोवियत संघ के अंदर था, वहां पर जो है। अब ये आपको दो विचारधारा है, इसके विषय में आपको मैं बताना चाहूंगा। ये जो दो विचारधाराएं हैं, पूंजीवादी ऐसे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां सभी उत्पादन के साधनों पर जो है व्यक्तिगत, कंपनी, प्राइवेट का जो है नेतृत्व होता है या वर्चस्व होता है, ठीक है। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है और वे पूरे देश के अंदर, पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर जो है समान रूप से विकास का काम करता है, जन कल्याण का काम करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं, आगे लाइन में हम लोग देखेंगे कि दो गुट थे, नाटो और बर्सा, ठीक है। तो आपको जो है नाटो जो है अमेरिका का संगठन था, बर्सा पैक्ट जो था वो संयुक्त सोवियत संघ का था। अब वो रहे दो राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों के बीच ही शीत युद्ध का शब्द लाया गया था और इन दोनों के बीच ही 1945 से लेकर के 1991 के बीच चला था। ये आपको याद रखना है। किन दो बड़े महाशक्तियों के बीच युद्ध हुआ था, तो आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। व्यक्ति कौन थे जो नेतृत्व कर रहे थे, तो जॉन और डलेस, जॉन और जोसेफ, इन दो महाव्यक्तियों का जो है व्यक्ति जो है नेतृत्व करने वाला है, यही दोनों के बीच जो है अपने आप को ताकत दिखाने का काम कर रहे थे। अब आगे हम लोग देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व वाले मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी, इटली और जापान के नेतृत्व वाले धुरी राष्ट्र को हरा दिया। देखिए यहाँ पर दूसरा विश्व युद्ध में जो है दो गुटों के बीच एक मित्र राष्ट्र था और एक धुरी राष्ट्र। दूसरा विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र हार जाता है और जब जापान जो है अपने आप को जब हार जाता है तो जापान जो है अमेरिका के समक्ष अपने आप को समर्पण करना चाहता है। फिर भी अमेरिका क्या करता है, यह युद्ध जापान हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा अणुबम गिराया गया। देखिए यहाँ पर जो है अणुबम गिराए जाने के बाद समाप्त होता है। इन बमों के गुप्त नाम क्या दिया अमेरिका, लिटिल बॉय। देखिए क्या रखा है, लिटिल बॉय और फैटमैन जो है दो बमों का नाम रखता है। और आलोचकों का मानना है कि अमेरिका ने ये बम जानबूझकर गिराया। वाकई में जब युद्ध समाप्त हो गया तो जापान पर अणुबम गिराने की क्या जरूरत थी, बहुत जान माल की और कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ। तो अब यहाँ पर अमेरिका का इरादा एशिया और अन्य क्षेत्रों में सोवियत संघ की पैठ को रोकना था। कुल मिलाकर के जापान में बम गिराने के पीछे एक कारण था सोवियत संघ को रोकना। सोवियत संघ, देखिए यहाँ पर सोवियत संघ और अमेरिका दोनों एक ही गुट में है, लेकिन दोनों के बीच तकरारें आ जाती हैं यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई में, ठीक है ना। अब सोवियत संघ कहाँ से बिलोंग करता है, तो एशिया से बिलोंग करता है और अमेरिका जो है वो उत्तरी अमेरिका से बिलोंग करता है। तो दोनों एक गुट में होने के बावजूद भी दोनों के बीच जो है शीत युद्ध चला और सोवियत संघ का जो पैठ एशिया में बैठ रहा था, गरीब देशों को या आर्थिक रूप से कमजोर देशों को जो सहयोग कर रहा था सोवियत संघ, इसको रोकने के लिए जो है जानबूझ करके जापान में, क्योंकि जापान भी एशिया में, तो जापान में जानबूझ करके जो है अमेरिका ने अणुबम गिराया था, ठीक है। किस लिए गिराया था, तो सोवियत संघ का पैठ यानी वर्चस्व को रोकने के लिए, कम करने के लिए। अब आगे आप देख सकते हैं, यह भी दिखाना था कि संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ से अधिक शक्तिशाली, ये दिखाना चाह रहा था कि हम आपके एरिया में देखो बम गिराया रहा, तुम कुछ नहीं कर पाया, ठीक है ना। अमेरिकी समर्थकों का तर्क था कि युद्ध की तुरंत समाप्ति के साथी राष्ट्रों की आग की
जनहानि को रोकने के लिए अणुबम गिराना आवश्यक था। ये एकदम बेतुकी वाली बातें हैं। जब युद्ध समाप्त हो गया तो अणुबम गिराने कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है ना। चलिए बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक विज्ञान में जो भी उद्देश्य रहा हो, यानी कहने का मतलब है बम गिराने के पीछे जो भी उद्देश्य रहा हो, यहाँ पर देखिए बोल रहा है इसके पीछे जो भी उद्देश्य रहा हो, द्वितीय विश्व युद्ध ने इटली, जर्मनी, जापान को तबाह तथा यूरोप की बड़ी शक्तियों को कमजोर कर दिया, यानी डराया अमेरिका जो है कुल मिलाकर के जो है बम गिरा करके किनको तो यहाँ पर इटली, जर्मनी, जापान को तबाह किया तथा यूरोप में बड़ी शक्तियों को जो है कमजोर कर दिया। अब आगे देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ विश्व मंच में दो महाशक्ति के रूप में उभरे। इसके अलावा कोई नहीं था युद्ध के पक्ष में। अब ये दोनों जो हैं, ये दोनों महाशक्तियां विश्व के किसी भी हिस्से में होने वाली घटनाओं को प्रभावित करने में समर्थ थी। दुनिया के कहीं भी अगर कोई घटना होता है तो इन दोनों का जो है वर्चस्व रहता है। दोनों का उदय एक दूसरे के प्रतिद्वंदी, देखिए एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में जो है हुआ था। सोवियत संघ द्वारा, देखिए यहाँ सोवियत संघ के द्वारा क्षमता हासिल कर लेने के बाद दोनों एक दूसरे के को बर्बाद करने वाले परमाणु अस्त्रों से युक्त थे, यानी इन दोनों के पास ऐसा हथियार है कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। यही कारण है कि इन दोनों से डरता था अन्य देश। ऐसी परिस्थिति में दोनों में से कोई भी प्रत्यक्ष युद्ध का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। इन दोनों से टकराने की किसी के पास हिम्मत नहीं था। इसलिए दोनों महाशक्तियों के बीच का शत्रुतापूर्ण तनाव शीत ही रहा, उष्ण नहीं। कहने का मतलब है कि दोनों महाशक्ति था, दोनों के पास जो है ये ताकत था, दोनों के पास अणु और परमाणु बम था और दोनों नहीं चाहता था, खतरा का मोल नहीं लेना चाहता था, है ना। तो ये कहा है कि युद्ध ठंडा ही रहा, उष्ण नहीं हो पाया, गर्म नहीं हो पाया, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे कि नाभिकीय और परमाणु बमों के आविष्कार ने प्रत्यक्ष युद्ध को रोक रखा था। देखिए कौन युद्ध को रोक रखा था? नाभिकीय और परमाणु बमों के आविष्कार ने प्रत्यक्ष उस टाइप का भी थोड़ा सा धीमी गति से आविष्कार कर रहा था। यदि नाभिकीय युद्ध अवशाम्भी हो जाता तो किसी भी पक्ष के लिए अपने को विजेता घोषित करना असंभव था, ठीक है ना। अब यहाँ पर है एक दूसरे को उकसाने के बावजूद कोई भी, देखिए एक दूसरे को उस्काता है ना। उस्काना मतलब है कि बहकाना। देश अपने को नष्ट करने की कीमत पर राजनीतिक वर्चस्व नहीं चाहता था। देखिए कोई एक दूसरे को जो है नष्ट नहीं करना चाहता था। यदि कोई महाशक्ति दूसरी महाशक्ति पर हमला कर उसके नाभिकीय अस्त्रों को नष्ट कर देता, अगर कोई एक दूसरे पर हमला करता तो एक दूसरे को क्या करता? नष्ट कर देता, बर्बाद कर देता, ठीक है ना। और क्या है कि देखिए यहाँ पर नाभिकीय अस्त्रों को नष्ट कर देता तो भी उसके पास हमला करने वाले, बर्बाद करने वाले लायक परमाणु हथियार बच जाते, यानी सब मर जाते, बच जाता कौन से? परमाणु का। बड़े परिरोधन ने दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध को रोका था। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बार बार हमेशा पूछता है कि परिरोधन से आप क्या समझते हैं? जब कोई युद्ध को रोकता हो, ठीक है ना, ये आगे हम पढ़ ही लेते हैं। बड़े शत्रुता या पारस्परिक प्रतिद्वंदता को नहीं, जब दो पक्षों में दोनों के पास एक दूसरे के मुकाबले, देखिए यहाँ बोल रहा है कि जब दो पक्षों में दोनों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा उठाना नहीं चाहता है। इसी को परिरोधन सिद्धांत कहा जाता है। कोई युद्ध का खतरा उठाना नहीं चाहता है और इस तरह युद्ध होता ही नहीं, तो इसको क्या कहा जाता है? परिरोधन कहा जाता है। तो आपको याद रखना है परिरोधन क्या है, ठीक है ना। अब आगे देखिए शीत युद्ध के कारण हम लोग देखेंगे, शीत युद्ध का क्या कारण रहा है। तो शीत युद्ध का जो कारण रहा है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर शीत युद्ध का जो कारण है, पहला वैचारिक मतभेद, यानी आपस में जो है विचारों का मतभेद था। जैसे अमेरिका क्या चाह रहा था? पूंजीवादी, और सोवियत संघ क्या चाह रहा था? समाजवादी। अब आगे लाइन में देखते हैं हम लोग, बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध
में सोवियत संघ ने मित्र राष्ट्रों की ओर से और धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध किया। अब क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि लेकिन युद्ध समाप्त होते ही सोवियत संघ का अमेरिका और ब्रिटेन से उभरता मतभेद स्पष्ट हो गया। देखिए यहाँ पर जो है मतभेद हो गया, सोवियत संघ का अमेरिका और ब्रिटेन से उभरता मतभेद स्पष्ट हुआ। आपस में एक ही है ना, मित्र राष्ट्र में ही है, लेकिन फिर भी जो है अपने में ही जो है थोड़ा थोड़ा जो है मतभेद होना शुरू हो गया। और पूंजीवादी पश्चिमी देश है ना, पूंजीवादी पश्चिमी देश, आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा। पश्चिमी, अब यहाँ पर देखिए कि ये है उत्तरी अमेरिका है ना, और मान लीजिए ये यूरोप है बीच में, और ये है आपका एशिया, जहां पर ये आपका सोवियत संघ है, ये देख सकते हैं सोवियत संघ, ठीक है ना। ये यूरोप है आपका, ये जो है आपका यूरोप है, और ये है आपका उत्तरी अमेरिका। अब ये जो है यूरोप को दो पार्ट में बांट दिया, इसको बोलते हैं पूर्वी यूरोप, इसको बोलेंगे पूर्वी यूरोप, और इधर वालों को बोलेंगे पश्चिमी यूरोप, ठीक है ना। ये है पश्चिमी यूरोप। अब ये कहा है कि पूर्वी यूरोप वाले समाजवादी यानी सोवियत संघ से प्रभावित हुआ, और पश्चिमी यूरोप जो था वो अमेरिका से जो है अमेरिका से प्रभावित हुआ। अब अमेरिका का विचारधारा क्या था? पूंजीवादी, और रूस का जो था साम्यवादी था। तो यहाँ पर जो है पूर्वी यूरोप जो है साम्यवादी से प्रभावित हुआ, और जो है पश्चिमी यूरोप जो है पूंजीवादी से प्रभावित हुआ। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब ये बर्लिन की दीवार जो है बीच में जो है बर्लिन की दीवार जो है खींची गई थी, वो जो है जर्मनी के द्वारा खींची गई थी, है ना। बर्लिन का दीवार कहाँ है? तो जर्मनी में है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। और बर्लिन की दीवार जो है 13 अगस्त, यहाँ पर जो है 13 अगस्त 1961 है ना, 13 अगस्त 1961 से जो है बर्लिन की दीवार जो है बनना शुरू हुई थी, और ये लमसम जो है 28 साल चला, दोनों ये दीवार को बनाने में करीबन 28 वर्ष लगा। और दीवार गिराने की जो शुरू हुई वो हुआ 9 नवंबर 1989 से, ठीक है ना। और आपको मैं बता दिया कि जो है 150 किलोमीटर जो है लगातार बनाई गई थी। और दीवार बनाने की मतलब है कि इधर जो पूंजीवादी है इधर साम्यवादी की ओर प्रवेश नहीं करेगा, नहीं प्रभाव नहीं डाल पाएगा, और पूर्वी यूरोप वाले जो है इधर नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। ये दीवार बनाने के मुख्य कारण थे। अब आगे आइए, यहाँ पर जो है हम लोग पढ़ेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों की ओर से धुरी राष्ट्र, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ जो पूंजीवादी पश्चिमी देश और सोवियत संघ के पारस्परिक मतभेद मौलिक और ऐतिहासिक थे। अब देखिए 1917 में बोल्शेविक क्रांति के समय से ही, देखिए बोल्शेविक क्रांति के समय ही पूंजीवादी पश्चिमी देश सोवियत संघ के विरोध थे। अब सोवियत संघ के विरोध में क्यों था अमेरिका? तो इसका एक ही कारण है, सोवियत संघ का वर्चस्व भी बढ़ रहा था। गरीब जो देश थे, जो आर्थिक विकास नहीं हो पाया था, उसके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं था, वे जो देश हैं वे देश जो है समाजवादी को अपना रहा था। तो कहीं ना कहीं सोवियत संघ की विचारधारा को अपना रहा था, यही कारण है कि अमेरिका उसका विरोधी था। इन्होंने बोल्शेविक क्रांति, है ना, बोल्शेविक क्रांति का दूसरा नाम जो है बच्चों, बोल्शेविक क्रांति का दूसरा नाम जो है वो रूस की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, रूस की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बोल्शेविक क्रांति को रूस की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब इन्होंने बोल्शेविक क्रांति समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया। कौन? बोल्शेविक क्रांति को समाप्त करने की कोशिश कौन करेगा? अमेरिका करेगा, क्योंकि बोल्शेविक क्रांति तो रूस के अंदर हुआ था, लेकिन असफल रहे, यानी समाप्त करने में असफल रहे। कौन? अमेरिका। तब उन्होंने सोवियत संघ के विरुद्ध एक हिटलर को उकसाने लगा। देखिए हिटलर को, ये जो अमेरिका आज भी देखे होंगे कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा है, सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है, तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, ये क्या किया, ये जो है पाकिस्तान का सपोर्ट ले लिया। और इसलिए लिया क्योंकि अगर ये युद्ध को नहीं रोकता तो कहीं ना कहीं मोदी का वर्चस्व पूरी दुनिया में फैल जाता,
और कहीं ना कहीं अमेरिका का वर्चस्व कम हो जाता। यही कारण है कि हमेशा जो है प्रतिद्वंदी का काम अमेरिका करता है। अब यहाँ देखिए, इसलिए जो है सोवियत संघ के विरुद्ध जो है हिटलर को क्या किया, उकसाया, है ना, उकसाने का मतलब है बहकाया। लेकिन सत्ता में आने के बाद हिटलर ने पश्चिमी राष्ट्रों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। देखिए पश्चिमी राष्ट्र किसको बोलते हैं, जो यूरोप के जो बर्लिन की दीवार का इस साइड वाला जो एरिया है इसको बोलता है पश्चिमी, है ना। अभी इधर जो है आक्रमण शुरू कर दिया, कौन कर दिया, तो यहाँ पर हिटलर जो है आक्रमण शुरू कर देता है। हिटलर बोले कि पश्चिमी राष्ट्र पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। मजबूर होकर जो है पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ से मित्रता करनी पड़ी और लास्ट में जो है हिटलर जो है जब आक्रमण किया तो पश्चिमी राष्ट्र भी क्या करने लगा, सोवियत संघ से मित्रता करने लगी, ठीक है ना, सोवियत संघ से मिलने लगा, क्योंकि जर्मनी भी किधर था, सोवियत संघ की ओर था। अभी अतः युद्ध के समय सोवियत संघ, देखिए युद्ध के समय सोवियत संघ से पश्चिमी राष्ट्रों की मैत्री परिस्थिति जन्य और स्वार्थ पर आधारित थी और युद्ध समाप्ति के बाद कायम नहीं रह सकती। अभी हम पूंजीवादी शासन व्यवस्था और समाजवादी शासन व्यवस्था के वैचारिक मतभेद के चलते विश्व में पूंजीवादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश अमेरिका और समाजवादी जो है या साम्यवादी व्यवस्था वाला देश सोवियत संघ के अलग नेतृत्व में अलग अलग देशों को दो गुट बने गए और दोनों के बीच तनाव ने शीत युद्ध को जन्म दिया। मुख्य कारण जो यहाँ पर दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पर विचारधारा। तो विचारधारा यहाँ पर क्या है, पूंजीवादी विचारधारा है, पूंजीवादी और यहाँ पर साम्यवादी के बीच जो है ज्यादा लड़ाई है। और दूसरा पॉइंट कहता है कि विजित प्रदेशों, यहाँ पर दूसरा पॉइंट में देखेंगे कि विजित प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने संबंधी मतभेद कौन सबसे ज्यादा प्रभावी है ना, तो अमेरिका जो है पूंजीवादी को ज्यादा यानी प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा महत्व दे रहे थे और साम्यवादी का जो है ज्यादा प्रभाव कौन दिखा रहे थे, सोवियत संघ दिखा रहे थे। तो यही दोनों के बीच जो है लड़ाई थी। अब यहाँ पर देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों से जीते हुए प्रदेशों पर दोनों गुट अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, है ना, अपना अपना जो है प्रभुत्व चाहते थे, है ना, वर्चस्व चाहते थे, ताकि स्वतंत्र होने पर वे गुट में शामिल हो जाए। जर्मन प्रदेशों के स्वतंत्रता संघर्ष में दोनों गुटों का विभिन्न दलों को समर्थन पश्चिम द्वारा इटली को कह सकते हैं कि यहाँ पर फासिस्ट दल को समर्थन, यूनान ब्रिटेन द्वारा साम्यवाद के विरुद्ध राजपक्ष को समर्थन आदि के उदाहरण है, ठीक है। यानी कुछ देश जो हैं साम्यवादी को अच्छा समझ रहे थे क्योंकि वहां पर गरीबों के कल्याण, गरीबों के हित में काम हो रहा था, जबकि पूंजीवादी में वैसे लोगों का वर्चस्व बढ़ रहा था जो अमीर था। आखिर कंपनी कौन खोलेगा, जिसके पास कैपिटल होगा, है ना, और राजा और भी राजा बनते चला जाएगा, गरीब और गरीब बनता चला जाएगा। ये है पूंजीवादी का। और साम्यवादी में है कि गरीबों अमीरों से लूटो और गरीबों में बांटो, है ना, ये सरकार था। और यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा पॉइंट जो है वो तीसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ रूस द्वारा याल्टा सम्मेलन, है ना, याल्टा सम्मेलन क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याल्टा सम्मेलन आपको प्रश्न पूछता है। 1945 के याल्टा सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि नाजियों यानी जर्मनी से मुक्त किए गए राज्य, जिसे हिटलर बहुत ताकतवर था, तो आसपास के राज्यों या प्रदेशों को वो क्या कर लिया था, अपना गुलाम बना लिया था, औपनिवेशिक बना लिया था, ठीक है ना। तो जब मुक्त हुआ, जर्मनी से मुक्त किया गया यानी आजाद हुआ, तो है ना, तो राज्य अपनी इच्छानुसार राजनीतिक व्यवस्था चुनेंगे, यानी वो पूंजीवादी चुनेगा कि समाजवादी चुनेगा, वो खुद डिसीजन लेगा, किसी के दबाव में नहीं आएगा। ये जो है
संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच समझौता हुआ था, लेकिन होता ऐसा नहीं। अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए मित्र राष्ट्र के बीच सम्मिलित विचार विमर्श किया जाएगा, परंतु युद्ध के बाद सोवियत संघ सभी पूर्वी यूरोपीय देशों में साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना करने में सफल हो गया। देखिए कौन सफल हो गया? साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना करने में सफल हो गया। जो भी कमजोर अभी बोल रहे हैं, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, नेचुरल रिसोर्स उतना नहीं था, तो साम्यवादी की ओर गया। और जो है सामर्थ्य था या कहिए कि समृद्ध था, जिसके पास कैपिटल था, नेचुरल रिसोर्स था, वो पूंजीवादी को अपनाते चला गया। अब यहाँ देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन ने सोवियत संघ पर समाजवादी होने का आरोप यानी साम्राज्यवादी होने का आरोप लगाया। बोला कि वहां जो है एक राजा होगा और सब प्रजा होंगे। अब यहाँ और उसके इस कार्य को याल्टा सम्मेलन का निर्णय का विरोध बताया, और यही कारण है बोला कि आप जो है याल्टा समझौता जो 1945 में हुआ था, कहीं ना कहीं जो है उसका विरोध हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चौथा पॉइंट में। चौथा पॉइंट में कहता है कि रूस द्वारा ईरान से अपनी सेनाएं नहीं हटाना। रूस भी जो है ना, जब दूसरे पर कब्जा करता था, खास करके ईरान पे, तो वहां जो है अपना सैनिक को हटाता ही नहीं था। ठीक है ना। अब ये बोला, द्वितीय विश्व युद्ध में एंग्लो अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान, देख सकते हैं, दक्षिणी ईरान और सोवियत सेना ने उत्तरी ईरान पर अधिकार कर लिया था। कौन अधिकार कर लिया था? रूस कर लिया था। और युद्धों उपरांत जब ईरान से विदेशी सेनाओं की वापसी का प्रश्न उठा, तो एंग्लो अमेरिकी सेनाएं दक्षिण ईरान से हटा ली गई। अमेरिका जो है वापस हो गया, नहीं जो है दक्षिणी ईरान में जो है अमेरिका जो है कह सकते हैं कि कब्जा कर रखा था, तो उसको वो हटा लेता है। लेकिन रूसी सेना उत्तरी ईरान से ज्यों का त्यों बनी रही, यानी रूस जो है उत्तरी ईरान से अपनी सेना को नहीं हटाता है। यद्यपि विश्व जनमत और संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के कारण रूस ने काफी समय बाद अपनी सेना हटा ली, और लेकिन पश्चिमी राष्ट्रों में सोवियत संघ की नीयत के प्रति संदेह और भी अधिक हो गया। इसलिए जो है रूस भी जो है कमजोर देशों पर जो है कब्जा कर रहा था, और अमेरिका भी कमजोर देशों पर, और ये लालसा दे रहा था कि मैं तुम्हारा जो है आर्थिक सहयोग करेंगे, सैनिक सहयोग करेंगे, सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग करेंगे। तो दोनों लालसा दे रहा था गरीब देशों को। अब जो प्रभावित हुआ इन दोनों से, उनके तरफ सम्मिलित होते चले गए, इसलिए जो है दोनों के बीच तनाव भी बढ़ता चला गया। अब देखिए पांचवा पॉइंट कहता है कि टर्की और यूनान सोवियत दबाव। सोवियत संघ का दबाव था किस पर? टर्की पर। युद्ध के तुरंत बाद टर्की सोवियत संघ के कुछ भूभाग और बॉस्फोरस में नाविक अड्डा बनाने के लिए अधिकार देने का दबाव डालना शुरू किया। देखिए सोवियत संघ दबाव डालने लगा कि हमको जो है यहाँ सैनिक अड्डा बनाने के लिए दो, है ना, नाविक अड्डा बनाने के लिए जो है हमको जगह तुमको देना पड़ेगा। दबाव देने लगा टर्की पर। किसी पश्चिमी राष्ट्र इसके विरोध थे, लेकिन पश्चिमी राष्ट्र किसको बोला जा रहा है, समझ रहे हैं ना, पश्चिमी यूरोप को। ठीक है, जबकि जब टर्की पर रूस का हस्तक्षेप बढ़ने लगा, तब अमेरिका ने उसे चेतावनी दी कि अगर टर्की पर किसी भी आक्रमण को सहन नहीं किया जाएगा, इसी प्रकार जो है जर्मनी आत्मसमर्पण करने के पहले सोवियत संघ के यूनान के उत्तर में अधिकांश भूभाग पर कब्जा कर लिया था। देखिए क्या कर लिया है यहाँ, सोवियत संघ का कर लिया, यहाँ पर जो है अधिकांश भूभाग पर जो है कब्जा कर लेता है। वहां साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित कर दी, है ना। किस तरह का शासन? तो साम्यवादी। अब साम्यवादी शासन क्या है ये भी जानना है। वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, उसको हम लोग साम्यवादी कहेंगे। अभी भारत के संदर्भ में भी देखिए, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में जाइए तो आपको मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन करने के लिए सरकार से परमिशन लेना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ठीक है, या आपको मेडिसिन शॉप खोलना है ना, या डिस्पेंसरी खोलना है, या वाइन शॉप खोलना है, तो सरकार से पहले परमिशन लेना होता है। तो इस तरह के
शासन को ही साम्यवादी कहा जाता है। ठीक है, सरकार बिना सरकार के परमिशन से आप एक भी कोई कंपनी या फिर ट्रस्ट नहीं खोल सकते हैं, तो इसको हम लोग साम्यवादी कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, बोला है पश्चिमी राष्ट्रों ने इसका विरोध कर दिया, इस प्रकार आपसी मतभेद हो गया। हमेशा जो अमेरिका जो सोवियत संघ करने की कोशिश किया, अमेरिका ने या पश्चिमी राष्ट्रों ने उसका विरोध किया। अब आगे देखेंगे हम लोग, बोले सोवियत संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में निषेधाधिकार जो है का अत्यधिक प्रयोग किया। सोवियत संघ जो है ना, बहुत ही जो है मनमाना तरीके से अपना जो है अधिकार अन्य प्रदेशों में करता था। सोवियत संघ ने अपने निषेधाधिकार के अत्यधिक प्रयोग द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में बाधाएं डालना प्रारंभ कर दिया। जहां अमेरिका वर्चस्व नहीं कह सकते हैं कि अपना जो विचारधारा था पूंजीवादी का, वहां प्रचार प्रसार करता था, तो सोवियत संघ भी जो है वहां जाकर के अपना प्रचार प्रसार करता था कि पूरा सरकार आपकी खर्चा उठाएगा, आपको जन कल्याण से लेकर के गरीबों पर विशेष ध्यान रहेगा। तो कहीं ना कहीं सोवियत संघ से ज्यादा प्रभावित हो जाता था। यही कारण है कि अमेरिका की बाधा डालता था। उसने निषेध के बल पर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के लगभग हर प्रस्ताव को निरस्त करने की नीति अपना ली। बोले कि अमेरिका की एक नहीं चलने देंगे, जो भी वो नीति अपनाता था उसको प्रस्त कर देता था। ठीक है, इससे पश्चिमी राष्ट्र उसकी कटु आलोचना करने लगे। इसी कारण जो है पश्चिमी राष्ट्र जैसे यूरोप का जो है, यूरोप का दो पार्ट आपको मैंने बताया था कि पूर्वी पार्ट को जो है ग्रीक कहा जाता था और पश्चिमी को जो है लैटिन कहा जाता था। तो ये लोग जो है कहने का मतलब है पश्चिमी यूरोप ही जो है पश्चिमी यूरोप, ठीक है ना, पश्चिमी यूरोप जो है किसको, तो सोवियत संघ का। ठीक है, सोवियत संघ का क्या करने लगा, आलोचना करने लगे, जिससे उनमें विरोध और तनाव का वातावरण, देखिए यहाँ पर विरोध और तनाव का वातावरण विकसित हुआ। अब ये आगे देखिए, सातवां पॉइंट कहता है कि सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान। सोवियत संघ जो है अमेरिका के विरोधी प्रचार अभियान शुरू कर दिया। वो करता था पूंजीवादी का अमेरिका और सोवियत संघ करता था साम्यवादी का। प्रमुख सोवियत पत्र पत्रिकाओं में अमेरिका की नीतियों के विरुद्ध आलोचना लेख प्रकाशित होने लगे, है ना। जो भी प्रचार प्रसार पत्रिकाओं के द्वारा होता था तो अमेरिका के विरुद्ध में ही सोवियत संघ करता था। इस प्रचार अभियान से अमेरिका की सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में बड़ी प्रतिक्रिया हुई और अमेरिका ने अपने यहाँ बढ़ती हुई साम्यवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया। तो अमेरिका भी जो है जहाँ जहाँ साम्यवादी था उस पर अंकुश लगाया, नहीं समाजवादी ठीक नहीं है ना, ये जो है अर्थव्यवस्था के विकास में या उन्नति में प्रगति में जो है बाधा है। तो वो भी जो है प्रचार प्रसार अपना करता था, किसके विरुद्ध में, साम्यवादी के विरुद्ध में। उसने साम्यवादी का एक हवा खड़ा कर साम्यवादी के प्रति भय उत्पन्न कर दिया। देखिए यहाँ पर अमेरिका भी तो जो है साम्यवादी के पर हावी हो गया और जो है भय उत्पन्न कर दिया कि नहीं जो साम्यवादी है वो अर्थव्यवस्था के लिए, जनहित के लिए ठीक नहीं है, है ना। सोवियत संघ ने अमेरिका की कई कार्रवाई को अपनी विरुद्ध समझा और उसने अमेरिका की कठोर आलोचना करने का अभियान शुरू कर दिया। दोनों के बीच जो है आरोप प्रत्यारोप होता रहा। नेक्स्ट 8 पॉइंट है सोवियत संघ द्वारा शांति वार्ताओं का अवरोध। सोवियत संघ द्वारा शांति वार्ता में अवरोध, यानी बोल रहा है सोवियत संघ शांति वार्ता करना चाहता था, उसमें अवरोध कौन डाला, तो संयुक्त राज्य अमेरिका डाला। युद्ध के बाद विभिन्न पराजित राष्ट्रों के साथ शुरू की गई शांति वार्ता में भी सोवियत संघ ने अपने स्वार्थ के अनुकूल और पश्चिमी राष्ट्रों के स्वार्थों के विपरीत मांगे प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। सोवियत संघ भी जो है ना अपना उस समय पूरा वर्चस्व समाजवादी का पूरा फैला दिया था। इससे शांति और समस्याएं सुलझाने का बजाय उलझती चली गई। ये क्या वार्ता रखा, शांति वार्ता, और भी क्या होने लगा, उलझने लगा। ठीक है ना। अब आगे देख सकते हैं
9वां पॉइंट है सोवियत संघ। सोवियत संघ जो है पश्चिमी विरोधी कार्यवाही शुरू कर दिया। जो पश्चिमी यूरोप था उस पर जो है विरोधी कार्यवाही क्या किया, युद्ध के बाद सोवियत संघ ने क्षतिपूर्ति प्रावधान की अनुचित लाभ उठाते हुए जर्मनी उद्योग को नष्ट कर उसका जो है मूल्यवान मशीनों का स्थानांतरण रूस में करना शुरू कर दिया। देखिए जो भी मशीन था वो रूस ले जाने लगा। साथ ही जर्मनी संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का भी पालन नहीं किया। अब यहाँ देख सकते हैं कि पूर्वी जर्मनी की जनता को पश्चिमी जर्मनी की जनता से अलग कर दिया। बहुत बड़ा शातिर भी था। लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। देखिए अभी बर्लिन का दीवार आप सभी को मैंने बताया कि यूरोप में जो है बर्लिन की दीवार बनवा दी थी। कौन? सोवियत संघ। जर्मनी में कम से कम 150 किलोमीटर जो है 150 किलोमीटर जर्मनी की दीवार बनी थी। और ये दीवार जो है 13 अगस्त 1961 से शुरू हुई थी बनना। 13 अगस्त 1961 से 28 साल लगा था इस दीवार को बनाने में। ये देखिए ये काम कौन किया? लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते बर्लिन का नाकेबंदी कर दी। कौन? सोवियत संघ। और यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के बीच सभी यातायात जो है बंद करवा दिया। ये सब सोवियत संघ का खेल था। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इन गतिविधियों से पश्चिमी राष्ट्रों के साथ उसके संबंध जो है बिगड़ने लगे। किसका? सोवियत संघ का। ये जो है आपका यूरोप है, ये पश्चिमी राष्ट्र है, तो ये जो है रूस के साथ जो है संबंध जो है बिगड़ने लगा था। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आप सभी को